हेलो स्टूडेंट, आज इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं जो कि 2023 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। इसके पहले हमने 25 क्वेश्चन बताए थे। आज 26वां क्वेश्चन है हमारा। 26वां क्वेश्चन ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव तय कि 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी कार्य फलन के एक पृष्ठ पर 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है। कार्य फलन दिया हुआ है और तरंगदैर्ध्य का मान दिया हुआ है। इस पृष्ठ के लिए देहली आवृत्ति तथा इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग की गणना कीजिए तथा उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है उनका अधिकतम वेग क्या होगा। जबकि दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻1 - 31 kg। ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। तो दिया हुआ है हमें कार्यफलन, तो दिया है, हमने नोट कर लिया, दिया गया है कार्यफलन यानी W0 = 2.2 eV। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर लें जूल में, दिया जाएगा 2.2 × 1.60 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमारा जूल में चेंज हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमने जूल में कैसे चेंज किया कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश हो यानी 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में चेंज हो गया। निकालना हमें देहली आवृत्ति, क्योंकि ओमेगा W0 होता है H × ν0। ν0 यहाँ पर देहली आवृत्ति है तो ν0 हो जाएगा ω0/H। जबकि H जो प्लांक नियतांक है, इस प्लांक नियतांक की वैल्यू H होती 6.6 × 10⁻⁻34। ये हमारा H का मान होता है प्लांक नियतांक को। ये वैल्यू यहां पर अगर हम पुट कर देंगे दिया जाएगा 2.2 × 1.60 × 10⁻⁻19 H की वैल्यू हमने लगाई 6.60 × 10⁻34। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, एक जीरो नीचे या हम नीचे बढ़ा दें तो इसमें से कम हो जाएगा, 33 हो जाएगा। दिया जाएगा 22 × 16/66। ये 33 हम ऊपर ले जाएंगे, 1933 में से 19 निकाल दो तो बचेगा हमारा 14 10⁻14। ये प्लस का हमारा जो है बच जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.33 × 10⁻14 इतने प्रति सेकेंडो या हर्ट्जो। ये हमारी हर्ट्ज नहीं, प्रति सेकेंड लिख देंगे हम। तो 5.33 × 10⁻14 प्रति सेकेंड ये हमारी इसकी आवृत्ति होगी। या हम ना याद रहे तो हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दिया हुआ है और क्या हमें ज्ञात करना है वो हम नोट कर लेंगे। फिर हम उस सूत्र को देखेंगे कि किस सूत्र में ये दोनों चीजें आ रही हैं, यानी जो दिया हुआ है और जो चीज हमें निकालनी है वो दोनों ही चीजें हमारी उस सूत्र में आनी चाहिए। जहां पर जैसे यहाँ पर है
कार्यफलन दिया हुआ W, म्यू का मान पूछा है आवृत्ति, तो W नॉट इज इक्वल टू H इंटू न्यू नॉट में हमारी दोनों चीजें हैं, इसलिए न्यू नॉट को हम इससे निकाल लेते। अब जैसे दूसरा इस पे प्रश्न कह रहा है कि इस प्रश्न के लिए देली आवृत्ति तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग की गणना कीजिए। तो अगर हम आइंस्टीन का समीकरण देखें कि इस किसी भी पृष्ठ को जो दी गई ऊर्जा होती है वो दो भागों में व्यय होती है, एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में और एक उसका जो कार्यफलन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम देते हैं H इंटू लैम्डा अपान सी, लैम्डा जहां पे तरंग दैर्ध्य है, काइनेटिक एनर्जी होती 1/2 mv²। ये v हमारा मैक्सिमम वेग है जो कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को मिलता है, और ये जो W नॉट है ये हमारा है H इंटू न्यू नॉट। इसको अगर हम इधर भेज देंगे तो H लैम्डा अपान सी माइनस H, इसको अगर हम लगा दें तो C अपान लैम्डा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। हमें निकालना है v मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर ही तो रहेगा, ये जाएगा H लैम्डा अपान सी माइनस H C अपान लैम्डा नॉट, H C अपान H अपान M। इसकी वैल्यू हम लगा दें अगर, ये आ जाएगा अंडर रूट 2, H का मान है 6.60 इंटू 10⁻⁻34 और C का मान है 3.0 इंटू 10⁸ अपान लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 इंटू 10⁻10 माइनस W का मान है 2.2 इंटू 1.60 इंटू 10⁻⁻19 अपान M का मान है 9.1 इंटू 10⁻31। इस सब का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है 3.11 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। इतना मैक्सिमम वेग हमारा जो है प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल में देखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है, उसकी वैल्यू हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम उसी प्रकार का सूत्र देखेंगे कि जो वैल्यू दी हुई है और जो वैल्यू निकालनी है वो ऐसा कौन सा संबंध है, रिलेशन, उस संबंधित सूत्र को लिख करके उस पर वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर उसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो सवाल हमारा बड़ी आसानी से जो है आ जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन इस पर तो डेली आवृत्ति पूछी गई थी और एक इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनका मैक्सिमम वेग कितना होगा, तो मैक्सिमम वेग होगा 3.11 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जबकि डेली आवृत्ति जो है होगी 5.33 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा से संबंधित है। कह रहे कि दो वस्तुओं के ताप क्रमशः 527 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड हैं, तो उनसे विकिरित होने वाली ऊष्माओं की दरों की तुलना कीजिए। ऊष्माओं के
दरों की तुलना हमें करनी है। तो हम जानते हैं स्टीफन का जो नियम है वो कहता है E इज प्रोपोर्शनल T की पावर 4। इससे अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो E1 अपान E2 इक्वल टू हो जाएगा T1 की पावर 4 बटे T2 की पावर 4। T1 T2 यहां पर जो ताप है, और ताप चूंकि तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती तापांतर, तो ताप में ये ताप यहां पर परम ताप में लिए जाएंगे। ये ताप यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हैं, तो इस डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम परम ताप में चेंज करेंगे तो 273 इस पे हम जोड़ेंगे। T1 हो जाएगा हमारा 527 प्लस 273 और T2 हो जाएगा हमारा 127 प्लस 273 पावर 4। तो ये आ जाएगा हमारा 370 7 2 9 0 2 7 1 8। ये हो जाएगा 370 7 2 9 1 10 2 1 3 यानी 4 पावर 4। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 यानी 2/1 का पावर 4 करेंगे तो 16/1 यानी E1 अनुपात E2 बराबर हो जाएगा 16:1। तो उनकी ऊष्माओं की दरों का जो अनुपात होगा, जो विकिरित हमारी ऊष्मा हो रही है उनका जो अनुपात होगा वो 16:1 होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कहां से हल किया? स्टीफन के नियम से। स्टीफन का नियम ये कहता है कि जो विकिरित ऊर्जा होती है या उत्सर्जित जो ऊर्जा होती है उसके परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमान। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि एक 1000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग ज्ञात कीजिए। बहुत तो अच्छा सवाल है। 1000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया है तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 1000 एंगस्ट्रॉम। इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया तो 1000 इंटू 10 की घाते -10 यानी कुल मिलाकर के 10 घाते -7 तो फोटॉन की ऊर्जा E बराबर होती hc अपान लैम्डा। h की वैल्यू हमने लगाई 6.67 इंटू 10⁻34 और c प्रकाश की चाल है 3.0 इंटू 10⁸ वैल्यू होती है अपान लैम्डा का मान 10 की घाते -7। इसको अगर हम कैलकुलेट कर दें तो ये 7 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 8 8 7 15। 34 में से 15 अगर हम निकाल दें तो 19 बचेगा। इसका इस पे मल्टीप्लाई कर दें तो 3 7 21 का 1 हाथ से लगा 2 3 छाक 18 2 20 हाथ से लगा 2 3 छाक 18 2 20 2 अंक की बात दशमलव इंटू 10⁻⁻19 या 2.001 इंटू 10⁻80 जूल। इतने जूल की ऊर्जा जो है हमारी आ जाएगी। हमें दूसरा निकालना है संवेगो। फोटॉन का संवेग बराबर होता है h अपान लैम्डा। तो h अपान लैम्डा, h की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻34 अपान लैम्डा की वैल्यू है
10⁻⁻⁷, तो यह जगह 6.67 इंटू 10⁻, 7 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 34 में से 7 कम करो तो 27 यानी -27। इतना हमारा इसका फोटान का संवेग होगा। तो छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो h की वैल्यू लगाई और लैम्डा की वैल्यू लगाई तो फोटान का संवेग हमें जो है ज्ञात हो जाए। तो अगला क्वेश्चन हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन हमने लिया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है, अर्थात मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -13.6 वोल्ट है। इसके उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं बताइए जिनके लिए क्वांटम संख्याएं 2 तथा 3 हैं। हम जानते हैं किसी भी परमाणु का जो आयनन विभव होता है ये वो ऊर्जा होती है जिस ऊर्जा को लेकर के वो परमाणु आयनित हो जाता है, उस ऊर्जा को हम आयनन विभव कहते हैं। हाइड्रोजन के लिए मूल अवस्था की ऊर्जा n=1 के लिए जो मूल अवस्था है इसकी ये ऊर्जा होगी E=-13.6 वोल्ट। ज्ञात हमें करनी है n=2 तथा 3 के लिए। तो दूसरी जो क्वांटम होगी यानी जो दूसरी ऊर्जा अवस्था होगी E2 हो जाएगी E/n2 का स्क्वायर। E2 E/n2 का स्क्वायर यानी -13.6/2 का स्क्वायर। यह जगह -13.6/2 का स्क्वायर यानी 4 3 12 यानी -3 4 × 16। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दूसरी क्वांटम संख्या के लिए होगी। इसी तरीके से तीसरी क्वांटम संख्या के लिए E3 हो जाएगी E/n3²। ये जाएगी -13.6/3 का स्क्वायर। ये जगह -13.6 यानी 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 × 9 माइनस का बचेगा हमारा 4 46 हो जाएगा, 9 7 42, फिर बचेगा 4 9 4 36। इतने वोल्टों, तो इतने वोल्टों की ऊर्जा हमारी तीसरी क्वांटम संख्या के लिए जो है हो जाएगी। तो तीसरी क्वांटम संख्या के लिए ऊर्जा हमारी हो गई 1.0 इतने। तो इस पे अब हम न्यूनतम अवशोषित जो ऊर्जा हो, न्यूनतम अवशोषित ऊर्जा बराबर हो जाएगी 3.4 -13.6 हटा देंगे, ये आ जाएगी 10.-10.2 वोल्टो, -10.2 वोल्ट। कितने वोल्ट की हमारी जो है ऊर्जा हो जाएगी जो कि अवशोषित ऊर्जा होगी। अलग अलग क्वांटम संख्याओं की ऊर्जा अलग अलग होगी, अवशोषित ऊर्जा हमारी अलग होती है। ये भी क्वेश्चन जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ही लिया है हमने। क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊर्जा स्तर
n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में होता है, जहां पर रिडबर्ग नियतांक r का मान दिया 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर इनवर्स हो, तो हमें ज्ञात करना है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। नंबर 2, क्या ये फोटान हमें दिखाई देगा, और नंबर 3, ये फोटान स्पेक्ट्रम श्रेणी के कौन सा सदस्य होगा। जैसे स्पेक्ट्रम श्रेणी में हमारी लाइमन, बामर, पासन, फोंडो आदि श्रेणियां पाई जाती हैं, तो उनमें से किस श्रेणी का सदस्य होगा और क्या ये फोटान दिखाई देगा। अगर ये फोटान की तरंगदैर्घ्य हमारे दृश्य भाग में यानी स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में अगर है तरंगदैर्घ्य, तो ये हमें दिखाई देगा, अन्यथा जो है दिखाई नहीं देगा। तो ये बात हमें तभी पता चलेगी जब हम पहले इसका तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण होता है N1 से N2 की ओर, तो जो तरंगदैर्घ्य होता है 1, जो लैम्डा निकालते हैं, उस लैम्डा की वैल्यू को हम इस प्रकार से निकालेंगे कि 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू R और 1 अपान N1 स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा। यहाँ पर R इज इक्वल टू रिडबर्ग नियतांक है, तो 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7, 1 अपान N1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपान N2 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7 या 1 अपान 4 माइनस 1 अपान 9, ये हो जाएगा 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू, इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 36 एल्सियम लेंगे, ये जाएगा 9 माइनस 4 यानी 1.097 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू 9 में से 4 जाएगा तो 5/36। इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 36, हमारा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 36 बटे इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 और बटे 1.097 इंटू 5 से काटने 5 सत्ते 35.2 7.2, तो कैलकुलेशन इसका आ जाएगा हमारा 6 श्रेणी भी बता सकते हैं, और वो 10 दिखाई देगा स्पेक्ट्रम की नहीं दिखाई देगा, ये भी हम बता सकते हैं इस लैम्डा के माध्यम से। देखो इस क्वेश्चन को हमने एक्स किरणों से लिया हुआ है। कह रहा है कि एक एक्स किरण नलिका 75 किलो वोल्ट पर चलाई जाती है, तो एक्स किरण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम किरण एक्स किरण में नलिका में हम ऊर्जा देते हैं, वो ऊर्जा E इंटू वी बराबर H इंटू न्यू या HC अपान लैम्डा के बराबर होती है। यहाँ पर V हमें दिया हुआ है किलो वोल्ट, इसको हम वोल्ट में चेंज कर लेंगे, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा HC अपान E इंटू वी। दिया हुआ V, H और C ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। H का मान लगाया 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34, C का मान लगाया 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपान E इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, V का मान है 75 किलो वोल्ट, इसको हम वोल्ट में चेंज कर लेंगे तो 10 घाते
3 वोल्ट हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यह आ जाएगा 3 सत्ते 21, तिछा का 18 2 20, तिछा का 18 2 20, 2 अंक की बात दशमलव, 2 अंक की बात दशमलव 20.01 आ जाएगा, अपान 16 पचाएं 80, हसे लगा 8, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 128, 128 में से 5 हमने जोड़ा 133, 133 एक अंक के बाद दशमलव और इंटू ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा माइनस 37 हो जाएगा, 37 में से 8 निकल जाएंगे 29 इंटू 10 की घाते माइनस 29। कुल कैलकुलेशन हो करके इस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी जो है 0.165 एंगस्ट्रॉम। इतने एंगस्ट्रॉम इसकी वैल्यू जो है हो जाएगी हमारी 0.165 एंगस्ट्रॉम। पहले मीटर में निकालेंगे, मीटर से इसको हम चेंज कर देंगे एंगस्ट्रॉम में, यानी 165 इंटू 10⁻⁻7 बदल जाएगा तो ये मीटर में हो जाएगा 0.165 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से तरंग दैर्घ्य का मान जो है हमारा आ जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण की निर्वात में चाल क्या होगी? लैम्डा मिनिमम बराबर होता है c अपान बी मैक्सिमम, इसलिए c इक्वल टू हो जाएगी, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 3 इंटू 10⁻18 मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारी निर्वात में चाल इसकी जो है हो जाती है। तो इस प्रकार से तरंग दैर्घ्य पर सवाल आ सकते हैं हमारे। तो 33वां सवाल है, इस क्वेश्चन को हमने अर्ध आयु से पूछा गया है। ये अर्ध आयु से भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। अर्ध आयु में क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता 30 वर्ष में घटकर अपने प्रारंभिक मान का 1/16 रह जाती है। अपने प्रारंभिक मान का 1/16 रह जाती है, तो अर्ध आयु की गणना कीजिए। यानी उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु की गणना हमें करनी है। तो प्रारंभिक मात्रा अगर 1 है तो अंतिम मात्रा कह रहा है 1/16, यानी सूत्र हमारा होता है n इक्वल टू n0 1/2 की पावर स्मॉल n। जहां पर n है अंतिम मात्रा, n0 है प्रारंभिक मात्रा और स्मॉल n जो डिनोट किया गया ये है अर्ध आयु की संख्या, यानी कितनी अर्ध आयु हुई तब ये 1/16 हुआ। तो अगर हम इसका ये निकालें n/n0 इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो ये 1/16 बराबर 1/2 की पावर n। इस 16 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 4 बराबर 1/2 की पावर n। इसका मतलब है n बराबर 4, तो n का मान 4 आ जाएगा, यानी अर्ध आयु की संख्या 4 आ जाएगी। टोटल समय, कुल समय जो है हमारा दिया हुआ है अर्ध आयु बराबर अर्ध आयु बराबर होता है विघटन का समय, विघटन का समय बटे अर्ध आयु की संख्या। अर्ध आयु की संख्या, तो विघटन का समय कितना दिया है 30 वर्ष, ये विघटन का कुल समय हो गया, बटे अर्ध आयु की संख्या कितनी निकाली हमने, n का मान 4 निकाला,
डिवाइड कर दें, 4 सते 28.5 वर्ष, यानी उसकी अर्ध आयु जो होगी वो 7.5 वर्ष होगी, क्योंकि हर विघटन में वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा मात्रा क्षय हो जाएगी, आधी मात्रा। तो अर्ध आयु की यही परिभाषा हमारी। तो 4 अर्ध आयु में उसकी जो है 4.5 वर्ष बच जाएगी। सवाल आए, देखो इस क्वेश्चन को हमने बंधन ऊर्जा से लिया हुआ है। न्यूट्रॉन होते हैं, ये हम जानते हैं कि अल्फा कण का जो परमाणु भार है वो 4 होता है, परमाणु द्रव्यमान 4 और क्रमांक होता है 2। तो अल्फा कण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जहां पर अल्फा कण के 2 प्रोटॉनों तथा 2 न्यूट्रॉनों में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें कुल ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा ज्ञात करनी है। जबकि दिया हुआ मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.00728 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट में, किलोग्राम की बजाय एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn 1.00867 AMU, अल्फा का 4.00150 AMU में। तो प्रोटॉन का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो दिया हुआ है। न्यूक्लियन का जो द्रव्यमान होगा अल्फा कण का, तो इससे हम निकाल लेंगे 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कुल, हमारा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 2.01456 ये हमारे दोनों प्रोटॉनों का हो गया और ये हमारा दोनों न्यूट्रॉनों का हो जाता है। योग कर देंगे तो 4.03190 AMU आ जाएगा। अब हम इससे निकालेंगे द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति न्यूक्लियनों का जो हमारा द्रव्यमान मिला है उसमें से अल्फा का जो वास्तविक द्रव्यमान है वो हम घटा देंगे। तो 4.03190 में से 4.0150 को हमने घटाया तो ये आ गया 0.03040 AMU, यानी इतने द्रव्यमान में क्षति हुई। ऊर्जा आवश्यक जो ऊर्जा होती है यानी जो द्रव्यमान क्षति से होती है ऊर्जा उत्पन्न, वो E बराबर डेल्टा mc² होती है। C प्रकाश की चाल है, यहाँ पर ऊर्जा लगाने पर अगर मास हमारा kg में होता, C प्रकाश की चाल लगाते तो जूल में ऊर्जा आ जाती। यहाँ पर 1 AMU से जो ऊर्जा हमारी मिलती वो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है, इसलिए हमने इससे 931 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पे, तो मिल गई 28.3024 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी ऊर्जा हमारी इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग करने में लगेगी, यानी इसी ऊर्जा को हम अल्फा कण की बंधन ऊर्जा जानेंगे। अब हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जब निकालेंगे तो न्यूक्लियन में कितने कण हैं, 4 न्यूक्लियन में कण हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इससे हम इस ऊर्जा में अगर डिवाइड कर दें 4 का तो 7.756 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो ऊर्जा आ जाएगी ये ऊर्जा हमारी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी कण के बंधन ऊर्जा या उसके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना जो है कर सकते हैं डेल्टा m को निकाल करके। और यहाँ पर ये बात याद रखेंगे कि 1 AMU मास जब हमारे द्रव्यमान क्षति होती है तो उससे हमें 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी क्वेश्चन जो है समांतर और श्रेणी क्रम से लगा हुआ है। कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि इनके तीनों का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। देखो अगर हम 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ें, यदि 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को
प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ें। तो तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/3 प्लस 1/6 बराबर 6 हमने एलसीएम लिया, 3 दूनी 6 प्लस 6 का नाम 6 यानी 3/6, इसलिए R इज इक्वल टू 6/3 यानी 2 ओम। ये 2 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। अब अगर हम इस 2 ओम प्रतिरोध को इस 2 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें, 2 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 2 बराबर 4 ओम। तो इस प्रकार से जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा 4 ओम का प्राप्त हो जाता है। कब? जब हम 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और 2 ओम के प्रतिरोध को इस तुल्य प्रतिरोध 2 ओम के साथ हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध जो है प्राप्त। तो इस प्रकार से परिणामी हमारा 4 ओम प्रतिरोध। 36 नंबर क्वेश्चन है, कह कि समान प्रतिरोध के 12 तारों को एक घन के आकार में जोड़ा जाता है। समान प्रतिरोध के 12 तारों को एक घन के आकार में जोड़ा जाता है। घन के विकर्णों में I धारा प्रवाहित की जाती है, अतः इन कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये हमने घन बनाया ABCDEFGH, ये घन है। इसके विकर्ण हैं, अगर A से धारा प्रवाहित की गई तो माना ABCDEFGH ये हमारे घन है, 12 तारों से बना एक, ये 12 तारों से बना है। माना विकर्ण के A सिरे से 6I धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये I धारा जब A पर आएगी तो 3 भागों में डिवाइड होगी, 2I, 2I और 2I, यानी 2-2 I धारा हमारी जो है इन तीनों भुजाओं में जो है जाएगी। और जब ये E, B और D बिंदु पर आएगी तो E बिंदु पर पुनः ये धारा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। I धारा इधर आएगी और I धारा इधर आ जाएगी। इधर जब B पर 2I धारा आएगी तो B से I इधर आ जाएगी और I इधर चली जाएगी। इधर जब D पर धारा हमारी आएगी तो I इधर आएगी और I हमारी इधर चली जाएगी। और ये धारा मिल करके फिर 2I, इधर से भी 2I, इधर से भी 2I, यानी G से जब बाहर धारा हमारी निकलेगी तो 6I धारा जो है बन जाएगी। यानी 6I धारा जाएगी और 6I धारा ही जो है बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से विभाजित होगी, इस प्रकार पुनः 6I धारा आती है। माना A G के बीच विभवांतर V है। अब हमने A और G के बीच मान लिया कि विभवांतर V है, अतः A G के बीच कोई भी पथ लेने पर, हम कोई भी पथ अगर लें, चाहे तो हम ऐसे पथ लें A E F G, चाहे हम इधर से पथ ऐसे लें, चाहे हम इधर से पथ ऐसे लें। कोई भी पथ लेने पर जो
कुल हमारा विभांतर होगा 2i इंटू आर प्लस आई इंटू आर प्लस 2i इंटू आर इक्वल टू वी के हो जाएगा, यानी 5 इंटू आई आर बराबर वी। इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया, जहां पर स्मॉल आर इसका जो है आंतरिक प्रतिरोध है। अब माना ए जी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर है, जो बाह्य प्रतिरोध यानी लोड प्रतिरोध जो है ए जी के बीच में मान लिया आर है, तो इनके बीच उत्पन्न विभवांतर 6i इंटू आर बराबर वी, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। क्योंकि दोनों विभवांतर हमारे बराबर होने चाहिए, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर 5 इंटू आर बराबर 6ir, इसलिए i से i कैंसिल हो जाएगा, इसलिए r बराबर 5r बटे 600। इतना हमारा तुल्य प्रतिरोध जो है होगा जब 12 समान तारों को एक घन के रूप में हम प्रवाहित जो है करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर इसका हमेशा r बराबर 5r/6 आता है। सिर्फ समझने का है, बाकी कैलकुलेशन इस पे कुछ नहीं है। ये जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध से निकलेगा विभवांतर, ये बाह्य प्रतिरोध से जो विभवांतर निकलता है, दोनों विभवांतर के मान हमारे बराबर होने चाहिए। इसी से बाह्य प्रतिरोध R का मान 5/6 इंटू स्मॉल r हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे। कह रहा है कि एक अल्फा कण 6.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब भी कोई कण धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, प्रवेश करता है, तो हम जानते हैं कि इस पे एक चुंबकीय बल लगता है। कौन सा? ई वी बी साइन थीटा। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी अगर लंबवत प्रवेश करे इस पे, तो ये एक वृत्त के रूप में ऐसे घूमने लगता है। तो जब वृत्त के रूप में घूमेगा तो न्यूटन के अनुसार इसके अंदर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा। अभिकेंद्रीय बल होगा mv²/r, जहां पर r इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होगी। थीटा का मान अगर हम 90 यहां पर पुट कर देते हैं, तो EVB बराबर होता है mv²/r के बराबर। एक v इस v से कटे, हमें r ज्ञात करना है, तो r बराबर आ जाएगा mv/EB। m है अल्फा कण का द्रव्यमान, v है इसकी चाल, e है इलेक्ट्रॉन का आवेश, b है चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ हमें m नहीं दिया हुआ है। अल्फा कण केवल कह रहा है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान हमें मालूम होना चाहिए। अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 6.4 इंटू 10⁻⁻27 kg। v का मान दिया है 2 × 10⁶ बटे e, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और b का मान दिया हुआ है इतना 6.4। तो 6.4 6.4 से कट गया, 2 से अगर हम इसको काट दें 0.8 आ जाएगा। घातें अगर ऊपर ले जाएं, 19 ऊपर ले जाएंगे तो 19 और 6 प्लस की हो जाएंगी, 19 से 25, 25 में से 27 में से निकल जाएंगी, तो इंटू
ये आ जाएगा 1/0.8 और इंटू 10⁻⁻² बचेगा। एक ऊपर हम 0 बढ़ा दें तो 10/8 इंटू 10⁻², डिवाइड करें 8 का 8 और बचेगा हमारा 2, 8 दूनी 16 इंटू 10⁻² मीटर। इतनी हमारी जो है त्रिज्या जो है हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो वृत्ताकार मार्ग बनता है उसकी त्रिज्या हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। कब? जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो कि एक अल्फा कण 6.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जब कोई भी कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस पे प्रवेश करता है तो इस पे एक लॉरेंज बल ये लगता है हमारा EBB sin थीटा इक्वल टू mv²/r। EBB मैक्सिमम जो होगा sin थीटा 90 पर होता है, इसलिए EBB बराबर mv²/r के बराबर 1v से कट जाएगा। हमें निकालना r है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाएंगे तो mv/EB। mv और EB की वैल्यू पुटअप कर देंगे और कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो त्रिज्या का मान यानी जो वृत्ताकार मार्ग बन रहा है उसकी त्रिज्या का मान जो है आ जाता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी स्थान पर भौगोलिक यमोत्तर एवं चुंबकीय यमोत्तर के बीचों कोण 58 डिग्री के बीच कोण 58 मिनट है। यहीं पर पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व एवं क्षैतिज घटक को 0.3/√3 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर एवं 0.3 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इस स्थान पर हमें 3 चीजें ज्ञात करनी है। एक तो दिक्पात का कोण, एक नति कोण और एक संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो हम जानते हैं कि दिक्पात कोण और नति कोण की परिभाषा कहती है, दिक्पात कोण वो कोण होता है जो भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के बीच बनता है। तो भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के बीच जो कोण बन रहा है वो 58 मिनट का बन रहा है, इसलिए पहला आंसर इसका हो जाएगा दिक्पात का कोण बराबर 58 मिनट। फिर नति कोण, नति या नमन कोण बराबर, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है v/h, यानी पृथ्वी का ऊर्ध्व घटक बटे क्षैतिज घटक। ऊर्ध्व घटक को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज घटक को, ऊर्ध्व घटक ये है और क्षैतिज घटक हमारा ये है, की वैल्यू अगर इस पे हम पुट कर देंगे तो 0.3/√3 इंटू 10⁻⁴ बटे 0.3 इंटू 10⁻⁴, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 3 इससे कैंसिल हो जाएगी बटे 1/√3, यानी tan थीटा बराबर 1/√3, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। ये हमारा नति या नमन कोण हो जाएगा। ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक से हम निकाल लेंगे। अब संपूर्ण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा HBE बराबर, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र BE बराबर √H का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √3/√3 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस 0.3 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √0.09/3 × 10⁻⁸ प्लस 0.09
इंटू 10⁻⁸ इसको अगर हम जोड़ दें या इसको हम गुणा कर एक भाग काट दें 3, तो ये बचेगा 0.03 0.09, यानी रूट ये आ जाएगा 12 इंटू 10⁻⁸ इसका वर्गमूल अगर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0.2√3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। √3 का मान लगा दे 1.732, तो और कैलकुलेशन हमारा दशमलव में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नति कोण और दिक्पात कोण तथा संपूर्ण विद्युत क्षेत्रों की गणना करनी होती है। इस पे अगला क्वेश्चन हमारा चुंबक से है। 39 नंबर क्वेश्चन है चुंबक से। कह रहा है कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर है। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर है और उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यच का मान 0.4 गॉस हो तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना m का मान। देखिए, जब चुंबक का ध्रुव उत्तर की ओर है, यहां पर h का मान दिया, चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.4 गॉस, क्षैतिज घटक है। गॉस भी एक चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। जैसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वैसे गॉस होता है। गॉस को जब हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 का गुणा कर देते हैं, तो गॉस बदल जाता है हमारा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। तो चूंकि H बराबर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है 10⁻⁷ m/r³, ये फॉर्मूला हमारा है। H बराबर 10⁻⁷ m/r³। m यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण है, हमें जो कि ज्ञात करना है। तो H का मान दिया है 0.4 गॉस, यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हमने बदल दिया वेबर पर मीटर स्क्वायर में, इक्वल टू 10⁻⁷ m हमें ज्ञात करना है बटे r³। r का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 10 गुणे 10⁻⁻2 मीटर में चेंज हो गया क्यूब। तो ये आ जाएगा 10⁻⁷, तो इसके नीचे जब लाएंगे तो 0.4 गुणे 10⁻⁴ बटे 10⁻⁷ इक्वल टू m बटे, ये हो जाएगा क्यूब करेंगे तो 1000, इसका बन जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम तो m इक्वल टू 0.4 गुणे 10⁻⁻4 गुणे 3 जीरो इससे निकाल दें तो 10⁻⁻3 बचेगा बटे m 10⁻⁻7। तो 0.4 -4 और -3 -7, ये ऊपर जाएगा प्लस, तो ये पावर पूरी कैंसिल हो जाएंगी। 0.4 आ जाएगा हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण होगा m का मान। तो इस प्रकार से हमें सूत्र ये याद रखना है कि जब भी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर या उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर होता है तो यहाँ पर 2m हो जाएगा,
और जब सेम होंगे तो 10⁻⁻7 m/r³ होगा, बाकी 2m/r³ हो जाता है। ये सूत्र याद करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से जो है हल कर सकते हैं। तो ये विभवमापी से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि विभव प्रवणता पूछी जाती है। इस पे कह रहा है कि एक विभवमापी में लगे तारों में से उदासीन बिंदु 3 सेंटीमीटर पर है, 30 सेंटीमीटर पर है। यदि तारों के बीच 90 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो विभव प्रवणता कितनी होगी। हम जानते हैं कि विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता बराबर V/L होता है। V का मान कितने, 90 वोल्ट। L का मान है 30 सेंटीमीटर, यानी 30, इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया, -2, तो 30 × 90, 3 × 10⁻², वोल्ट पर मीटर। ये हमारी जो है विभव प्रवणता हो जाएगी। तो इस प्रकार से विभव प्रवणता हमारी जो है बहुत आसानी से हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर। वैसे शायद ये क्वेश्चन जो है सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि एक तारा 1.5 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रहा है तथा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 48,000 एंगस्ट्रॉम है, 4800 एंगस्ट्रॉम है, और तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन यानी डेल्टा लैम्डा बराबर a 1 एंगस्ट्रॉम हो तो आभासी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना में। हम जानते हैं वैसे डॉपलर प्रभाव का क्वेश्चन है। तो डॉपलर प्रभाव में जो तरंग दैर्घ्य में जो परिवर्तन होता है डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा इंटू V/c। हमें लैम्डा ज्ञात करना है। ये डेल्टा लैम्डा दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 × 10⁻10, इसको हमने मीटर में चेंज किया, इंटू लैम्डा। V का मान दिया हुआ है 1.5 × 10⁻6 मीटर बटे C का मान है 3 × 10⁸। अगर इससे हम काटें तो 0.10 बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये जाएगा लैम्डा इंटू 15 × 10⁻6 अपान 30 इंटू 10⁸, 15 दूनी 30, 6 निकल जाएंगे, 2 10 घाते 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 10⁻10 इंटू 2 × 10⁻2 बचेगा, इक्वल टू लैम्डा। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻8 बराबर लैम्डा। ये मीटर में होगा, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी दशमलव, अगर हम 2 0 लगाते हैं इस पे तो 200 × 10⁻10 मीटर इतनी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर में। अब डेल्टा लैम्डा बराबर होता है लैम्डा माइनस लैम्डा, ये हमारा लैम्डा डैश होगा, ये लैम्डा डैश है, मान लो इसको लैम्डा डैश। तो ये जाएगा 4800 इंटू 10⁻−10 -200 इंटू 10⁻−10, ये बराबर हो जाएगा 4600 इंटू 10⁻−10, यानी 4600 एंगस्ट्रॉम। ये तरंग दैर्घ्य हमारा जो है होगा, आभासी तरंग दैर्घ्य।
ये डॉपलर प्रभाव का क्वेश्चन है कि लैम्डा डेल्टा लैम्डा बराबर आभासी तरंग दैर्घ्य निकल आता है। ये हमारा तरंग चैप्टर से सवाल है। ऐसे सवाल भी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इस सवाल को जो है रखा हुआ है। कर दिए गए तरंग परिपथ तरंग समीकरण से आयाम, आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्घ्य दो, यानी तीनों चार चीजें हमें ज्ञात करनी। आयाम ज्ञात करना, आवृत्ति ज्ञात करनी, चाल और तरंग दैर्घ्य, चार चीजें ज्ञात करनी है। दिया हुआ है तरंग का समीकरण y = 0.5 sin पाई और ब्रैकेट के अंदर 0.01 x - 3t। अगर इस समीकरण को हम दिए गए समीकरण से तुलना करें, हम जानते हैं कि तरंग का समीकरण y = a sin 2 पाई t अपान कैपिटल T माइनस x अपान लैम्डा होता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये तरंग का समीकरण हमें याद रखना पड़ेगा। ये स्मॉल t जो है दिया गया समय होता है, कैपिटल T इसका आवर्तकाल है, यक्स जो है उस समय में चली गई दूरी होती, जबकि लैम्डा हमारी तरंग दैर्घ्य होती है। तो इस समीकरण, ये हमारा मानक समीकरण है स्टैंडर्ड रूप हो तरंग का। अगर इस समीकरण की तुलना हम इससे करेंगे तो ये चारों चीजें हमारी जो है निकल आएंगी। ये हमारा आयाम होता है a। तो अगर हम पहली चीज हमें आयाम पूछी गई, तो अगर हम इसे तुलना करते हैं तो a तुलना करने पर a बराबर आ जाता है 0.5। तो ये हमारा आयाम हो गया। पहली चीज हमारी निकल आई आयाम। अब ये आयाम सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, ये डिनोट करेगा इस पर, ये हमारे मीटर में है या सेंटीमीटर में है। अब अगर इसकी हम तुलना कर दें तो 2 पाई t अपान कैपिटल T, 2 पाई का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 2 पाई अपॉन t अपान कैपिटल T बराबर है पाई इंटू 0.01। t यहां पर है, तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पाई इंटू -3t। तो पाई से पाई कट जाएगा, t से t कट जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा t बराबर -2/3। ये आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल। क्योंकि माइनस में आवर्तकाल नहीं हो सकता है, इसलिए हम पॉजिटिव ले लेंगे 2/3। ये हमारा आवर्तकाल हो जाएगा। निकालना हमें n है, तो n होता है 1/t, यानी 1/2/3, यानी 3/2, यानी 1.5 हर्ट्ज। ये हमारी जो है आवृत्ति हो जाएगी इसकी। तो आयाम आ गया, आवृत्ति आ गई। अब हम तरंग दैर्घ्य इसका निकाल लें। इसकी तुलना हम इससे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस x अपान लैम्डा इक्वल टू पाई इंटू 0.01 x हो। तो x से x कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा, इसलिए लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा, इधर जाएगा तो -2/0.01 यानी -200। लैम्डा 200 हो जाएगा तरंग दैर्घ्य, इसलिए चाल v इक्वल टू हो जाएगी n इंटू लैम्डा। n का मान है 1.5, लैम्डा का मान है 200, 15 दूनी 30, एक अंक के बाद दशमलव, तो 300 एमकेएस पद्धति मीटर प्रति सेकेंड या सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये इसकी चाल हो जाएगी। तो तरंग दैर्घ्य हमारा मीटर में अगर है
तो तरंग दैर्घ्य भी मालूम हो गया, चाल भी मालूम हो गई, आवर्त काल भी एक्स्ट्रा निकल आया, आवृत्ति भी निकल आई और आयाम भी निकल आया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन से जब भी हमें तरंग का समीकरण दिया हो तो हम इस समीकरण से तुलना करके सारी चीजें जो है ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमारा समीकरण काश के पदों में दिया होता है तो भी हम तुलना कर लेते हैं। ये हमारा फ्रिंजों की चौड़ाई से है। ऐसे भी प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। कह दो स्लिटों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा पर्दे से स्लिट की दूरी 1 मीटर है। यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम हो तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रिंज की चौड़ाई यानी डेल्टा लैम्डा बराबर होता है डी लैम्डा अपॉन डी। यहां पर दिया हुआ है कैपिटल डी का मान है 1 मीटर, स्मॉल डी का मान है 5 सेंटीमीटर यानी 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर और लैम्डा का मान है 5800 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब ये अगर तीनों वैल्यू इस पे पुट कर दें तो फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी। डी का मान है 1 मीटर, लैम्डा का मान है 58 इंटू 10⁻⁻10 मीटर बटे डी का मान है 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। काट दें अगर इसको हम 5 का 5, 5 का 5, 5 छक्का 30, 0, 2 पर जाएगा 8, 1160 इंटू 10⁻⁻10, 1 2 3, 1.16 इंटू 10⁻3। इससे अगर हम कम कर दें 8 बचेगा तो 8 में से 3 कम करेंगे 5 मीटर। यानी इतनी जो है हमारी फ्रिंज की चौड़ाई जो है आ जाती है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। सिर्फ क्वेश्चन हमें देखने में लगता है कि फ्रिंज की चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक हम याद रखेंगे डेल्टा डब्ल्यू या इसी को हम डेल्टा एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। कैपिटल डी होती पर्दे के बीच की दूरी, लैम्डा तरंग दैर्घ्य होता है, स्मॉल डी होती स्लिटों के बीच की दूरी। इनको हम सबको एक ही इकाई में बदल करके और इस पे फार्मूले में पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी फ्रिंज की चौड़ाई जो है निकल आती है। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 ये दोनों क्वेश्चन हमारे आर्गन पाइप से संबंधित हैं। यहाँ भी चूंकि हमारी तरंगे बनती हैं, अनुदैर्घ्य दो तरंग हमारी होती है। तो कह रहा है 44 क्वेश्चन नंबर में कि एक बंद आर्गन पाइप की लंबाई अगर 50 सेंटीमीटर है तो मूल स्वर्ग की आवृत्ति 480 हर्ट्ज है, तो तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो तरंग दैर्घ्य की गणना करना है। हम जानते हैं कि जब बंद आर्गन पाइप होता है तो एक प्रायस्पंद और एक निस्पंद के जो बीच की दूरी होती है वो हमारी L बराबर होती है λ/4। इसलिए लैम्डा बराबर हो जाएगा 4L, यानी 4L का मान दिया 50 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर। यानी उस समय तरंग दैर्घ्य इसकी जो होगी वो 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये बंद आर्गन पाइप में है। अगला क्वेश्चन इसी से है रिलेटेड कि यदि पाइप खुला आर्गन पाइप हो तो उसके मूल स्वर्ग की आवृत्ति क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जी खुले आर्गन पाइप की जो मूल स्वर्ग की आवृत्ति होती है बंद आर्गन पाइप की मूल स्वर्ग की आवृत्ति की 2 गुनी होती है। तो खुले आर्गन पाइप
के मूल स्वर्क की आवृत्ति, स्वर्क की आवृत्ति बराबर होती 2 इंटू बंद आर्गन पाइप के मूल स्वर्क की आवृत्ति, मूल स्वर्क की आवृत्ति। हम जानते हैं मूल स्वर्क की आवृत्ति यहाँ पर कितनी, 480, इसलिए ये हो जाएगी 2 गुणे 480 यानी 0 2 8 16 2 8 1 9, इतने हर्ट्ज की हमारी जो है मूल स्वर्क हो जाएगी जब पाइप हमारा खुला होगा। तो खुले में ज्यादा हो जाती और बंद में जो है उसकी आधी रहती है, ये हमें हमेशा याद रखना है। विस्पंद उत्पन्न होते हैं, विस्पंद की संख्या बराबर विस्पंदों की संख्या बराबर होती n1 माइनस n2, यानी इनकी आवृत्तियों का जो अंतर होता है 260 माइनस 256, यानी 4 विस्पंद हमारे उत्पन्न होंगे, 4 विस्पंद जो है हमारे उत्पन्न होंगे। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। विस्पंदों की संख्या क्या होगी, तो देखिए अब हम लाइट से कुछ प्रश्न और ले रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में हर बार अक्सर करके पूछे जाते हैं। कह रहा है कि 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि +4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, यानी इसको हम डायोप्टर को D से भी लिख सकते हैं, D लिखते हैं। +4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंसों संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस की कुल क्षमता तथा कुल फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो संयुक्त लेंस की कुल जो क्षमता होगी वो P बराबर P1 प्लस P2 होती है। P1 P2 ये दिए हुए हैं, +4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर, 4 में से 2 निकल जाएंगे, +2 डायोप्टर की क्षमता होगी हमारी कुल क्षमता। क्योंकि प्लस चिन्ह आ रहा है इसका मतलब ये उत्तल लेंस की भांति हमारा कार्य करेगा। पॉजिटिव आ जाए उत्तल और अगर माइनस आ जाए तो अवतल लेंस की क्षमता होगी। ठीक, ये पॉजिटिव आ रहा है तो उत्तल लेंस होगा। अब यहाँ पर पूछा गया कुल फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी और क्षमता में संबंध होता है F बराबर 1/P, जबकि F फोकस दूरी जो है मीटर में नापी गई हो तो 1/2 यानी 0.5 मीटर, ये हमारी इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। यानी जो संयुक्त लेंस बनेगा वो 0.5 मीटर का संयुक्त लेंस जो है बनेगा। समझ में आ गया। +4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस जब संपर्क में रखे जाते तो उनकी कुल क्षमता होती है P बराबर P1 प्लस P2। अगर प्लस वाला बढ़ा तो प्लस यानी उत्तल होगा और माइनस वाला बढ़ा तो अवतल होगा। P बराबर जो फोकस दूरी F बराबर है 1/P, क्योंकि P बराबर होता है 1/F, क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। कब? जब फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। तो F बराबर 1/P यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर, ये हमारी इसकी फोकस दूरी आ जाए।